में देखो क्या है, सुनो मेरी बात। इसमें है कि आपको एक त्रिभुज देगा, त्रिभुज ए बी सी, और इसके निर्देशांक भी दे देगा आपको। सुन रहे हो क्या मेरी बात है? ए के भी निर्देशांक दे देगा, बी बिंदु के भी निर्देशांक दे देगा, और सी बिंदु। ठीक है। फिर बाद में कहेगा कि इस त्रिभुज की जो मध्य बिंदुएं है ना, तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी मध्य बिंदु, तो भाई भुजा एक तो है ए बी, इसकी मध्य बिंदु ये, एक भुजा हो गई बी सी, इसकी मध्य बिंदु, मैं क्या बोल रहा हूँ, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ये, और एक ए सी की मध्य बिंदु ये। ठीक है। इन मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज और बनता है, ऐसे कहेगा वो, ये लो बन गया त्रिभुज। चलो इस त्रिभुज का नाम निकाल देते हैं डी ई एफ। ठीक है। और फिर कहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है। डी ई एफ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो मन में प्रश्न उठता है गुरुजी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे इसका, इस त्रिभुज का, बस केवल हमें इसके निर्देशांकों के बारे में पता होना चाहिए। भाई त्रिभुज एक तो मतलब डी बिंदु का निर्देशांक, डी बिंदु का निर्देशांक, एफ बिंदु का निर्देशांक, जबकि निर्देशांक दिया है इनका, ए बिंदु का दे रखा है, बी बिंदु का दे रखा है, सी बिंदु का दे रखा है। हमें जरूरत है इसकी, डी की, ई की, एफ की। तो बताए हम लोग क्या करेंगे, अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। पहले तो हम लोग अंतः विभाजन ए बी रेखाखंड पर लगा देंगे। इसके दोनों के निर्देशांक, एक के भी निर्देशांक दे रखे हैं, बी के भी निर्देशांक दे रखे हैं, अनुपात 1:1 हो गया। इसका रीजन क्या, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर होगा मध्य बिंदु होने के कारण। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, तो ये अनुपात भी m1 और m2 होगी। जैसे माना कि ये जैसे पूरी की पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 5 का हिस्सा ये हो गया और 5 का हिस्सा ये हो गया, 5 का ये 5 का अनुपात बनाओ, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। कोई कह देगी सर ये तो है ना 30 सेंटीमीटर की है, तो 15 का ये 15 का है। कारण क्या, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, काटू तो 1:1। ऐसा ही इधर होगा, ये भी मध्य बिंदु ही है, तो इधर वाला अनुपात इधर वाला अनुपात सेम होगा, यानी 1:1। ऐसा ही इधर होगा। ठीक है। 1:1, तो सी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक और अनुपातों को लेते हुए ई बिंदु का निर्देशांक, एफ का निकाल लेंगे, डी का निकाल लेंगे, और बोलो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आगे प्रश्न को और बढ़ा दिया कि अब दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दिए हुए त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये तो दिया हुआ त्रिभुज है, और मध्य बिंदु से बना हुए त्रिभुज वो है डी ई एफ। इनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न और बढ़ गया है यहाँ पर, कैसे, हमें ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा त्रिभुज है, और डी ई एफ का भी निकालना पड़ेगा, निकालकर इन दोनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो काफी लंबा हो गया ना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ऐसा ही देखो प्रश्न के अंदर कह रहा है। चालू तो है। चलो आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है 7.3 का, शीर्षो 0/- के 1 है, 0/- आगे क्या दे रखा है, 2/1, आगे क्या दे रखा है, 0/3। ठीक है, दे दिया। वाले त्रिभुज की, मतलब शीर्षो ए बी और सी वाले त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, जैसा कि मैंने कहा था, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बुझा गई बात है ना, मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आगे वो लिखा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बस आप ये चित्र समझ गए ना, तो सब कुछ समझ गए बोलो। ठीक है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये दिख रहा है कि आपको, देखो मैंने पेंटिंग कर दी है इसके ऊपर, ये देखो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बस सीधी सी बात यही है
हिमांशु क्या है बेटा? हाँ, पहले हमें डी, ई और एफ बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। तो चलो हम सबसे पहले इसके निर्देशांक ही निकाल लेते हैं डी बिंदु के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीर का निशान लिखूं डी बिंदु का निर्देशांक याद करने पर। ऐसे लिख लूं तो डी बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने पर, निर्देशांक ज्ञात करने पर, डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पर। ठीक है, तो भाई x1 y1 x2 y2 m1 m2 है ना। जो जो हमें सूत्र के अंदर राशियां चाहिए वो ले लेंगे हम लोग। ठीक है, x1 तो है 0, y1 है और ये x1 और y1 दे दिया, दूसरी बिंदु है x2 y2, m1 अनुपात 1:1 क्यों हुआ तुम्हें पता है? क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यानी ये भुजा अगर 10 की माने हम लोग कितनी मान ले असोगे? 20 की मान ले तो 10 ये 100 की मान ले तो 50 और अनुपात बनाओ तो वो देख ले सभी में 1:1। ठीक है, तो 1:1 ये लो आप लोग इस डी बिंदु का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका x निर्देशांक निकालेंगे m1 x2 तो x बराबर m1 तो है 1 आगे देखो फिर विद्या तो रहा है क्या पीछे वाला हिस्सा? सर पीछे ये एक नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आगे देखो y बराबर m1 y2 तो y बराबर 1 माइनस का 1/1 y बराबर 1 माइनस का 1/2 y बराबर 0/2 y बराबर 0। तो ये लो आपके डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 1/0 डी बिंदु का निर्देशांक हो गया। समझ गए क्या? आ गई यहाँ तक तो बात? चलो अब आगे देखो आप लोग। अब आपकी चलती है ए बिंदु को ले लेते हैं, है ना। लगाओ तीर का निशान ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पर ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पर वही तरीका पड़ा तो x1 m1 और m2 x1 है 0 माइनस का 1 0 3 1 ये चलो x निर्देशांक निकालो m1 x बराबर 1 ठीक है। y बराबर y बराबर है y2 का मान है 3 तो ये लो आपकी इस बिंदु का निर्देशांक फिर आगे क्या नहीं है। चलो
उतार लो इसको, क्लिक करो, हो गया क्लिक। एफ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पर, एफ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पर कोई दिक्कत है? हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग एफ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हमें बी और सी बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बी और सी बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी और अनुपात हो गया अपने पास, ये M1 है और ये M2। M1 यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। इसका रीजन ये है कि ये मध्य बिंदु है, ऐसा किताब ने कहा है। उसने कहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मध्य बिंदु, तो ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु होने के कारण तुम्हें पता है जैसे पूरी की पूरी 10 की है तो 5 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं x1 है, y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, चलो आगे। पहली बिंदु ये है तो x1 ये हो गया और y1 ये हो गया। ठीक है, तो दूसरी बिंदु ये है 3 भाई, दूसरी बिंदु है ना x2 y2 m1 1। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। इसका अब f बिंदु का हम लोग x निर्देशांक निकालते हैं। सूत्र होता है m1 x2 m2। ठीक है, x बराबर 1 गुणा x2 देखो 0 प्लस 1 गुणा x1 2। ठीक है, बटे तो x बराबर है 0 बराबर 1 आया। तो f बिंदु का जो x निर्देशांक है, f बिंदु का जो x निर्देशांक है वो 1 आएगा। अब इधर हम लोग y निर्देशांक निकाल लेते हैं। y का होता है m1 m2 इसको याद करने का तरीका बता ही दिया तुम्हें कि पहले आप लोग क्या करो, सीधी सी बात है, ऊपर m1 लिखो प्लस m2, फिर m1 प्लस m2। फिर क्या करोगे, y निकालना है ना तो इधर y लिख लो। ठीक है भाई, y निकालना है इसलिए y लिख लो। अब सर इधर कौन सा लगाए, y1 लगाए y2 लगाए, 2 लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 2 लगाओ, और यहाँ पर 2 है ना। ये लो तैयार हो गया सूत्र। ठीक है, चलिए आगे। तो y की जगह y बराबर 1 गुणा y2 देखा इस सारणी में 3 है प्लस 1 गुणा y1 है यहाँ पर 1 है बटे 1 y बराबर 3 तो ये लो बेटा, इस f बिंदु का x निर्देशांक तो है 1 और y निर्देशांक है 2। तो ये लो बेटा, अपना जो ये त्रिभुज है, यानी मध्य बिंदु से बनने वाला जो ये त्रिभुज दिख रहा है ना आप लोगों को, सुन रहे हो क्या? ये आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल गए। d का भी निकल गया, e का भी निकल गया, f का भी निकल गया। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब हमें क्या करना है, उसने कहा है कि वो बनने वाला जो त्रिभुज है, मध्य बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों का सही होगा, बता दो इसको। चलो अब आगे देखो आप लोग, हाँ अब आगे देखो आप लोग, अगली स्टेप चालू होगी अपनी, और वो है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर चलो तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हमारे त्रिभुज DEF। तो इसके DEF के निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक ये रहे हमारे पास, जो हमने अंतर विभाजन से निकाले थे। नहीं तो नहीं थे हमारे पास, तो किताब में तो एक कार बी कार सी का ही था, लेकिन हम लोगों ने अंतर विभाजन सूत्र लगाना है, डी कार ई कार।
अब चलो सबसे पहले इसमें चाहिए हमें x1 y1। सूत्र में जो जो राशियों की जरूरत है उनको पहले लिख लिया जाए ना, तो फिर सूत्र में हमें उनको बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ x2 तो यहाँ पर 3 भी आता है। अब आप पहले बिंदु D को मान लो, दूसरी बिंदु इसको मान लो और तीसरी बिंदु इसको मान लो। अब पहली बिंदु इसको मान ली तो इसके तो 1 1 हो जाएंगे, दूसरी बिंदु इसको मानी तो 2 2 हो जाएंगे, तीसरी बिंदु इसको मानी तो 3 3 हो जाएंगे। और होते क्या है, कोई भी बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक x और y होते हैं, कोई भी बिंदु उसके निर्देशांक x और y होते हैं। केवल उनको पहचान देने के लिए पहले वाले निर्देशांक को 1 1 नाम दे दिया जाता है, दूसरे वाले को 2 नाम दे दिया, तीसरे वाले को 3 3। और ये तो होता है x y एक जैसा ही हो गया है यहाँ पर। चले आगे, तो पहले बिंदु होने के कारण इसको 1 1 नाम दे दिया जाता है। अब यही x y निर्देशांक दूसरी बिंदु के हैं, तो दूसरी बिंदु होने के कारण उसको 2 2 नाम दे दिया जाता है। अब यही x y निर्देशांक तीसरी बिंदु के हैं, इसलिए 3 3 नाम दे दिया जाता है। मान लो कोई चौथे बिंदु हो तो उसे 4 4 नाम दे दिया जाएगा। बस केवल ये सांकेतिक चिन्ह एक संकेत करने के कारण, भाई ये सारे के सारे एक जैसे हो गए ना, x x x x, तो इनमें डिफरेंटता पैदा करने के लिए, विभिन्नता पैदा करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे नाम दिए। समझ गए क्या? जबकि ये न तो कोई गुणा में काम में आता है, ऐसा नहीं कि भाई एक एक गुणा होंगे, नहीं, ये तो एक चिन्ह है, रोल नंबर मान लो एक तरीके से। और ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 4 4 है। समझ गए क्या? ये तो एक सांकेतिक है, संकेत देने के लिए, विभिन्नता पैदा करने के लिए, डिफरेंटता देने के लिए किया जाता है। तो x1 है कि 1 और y1 है 0, x2 है 0 और ये है 1 और x3 है 1 2। ठीक है, ये लो हमारी सारणी तैयार हो गई। अब ये लो हम त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? हाँ, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इसको भी देखो याद करने का तरीका बताया था कि आप x वालों को तो पहले बिठा लो x1, फिर इधर थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर लिखो इधर x2, फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर लिख दो x3, ठीक है, फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, बड़ा कोष्ठक लगा दो। हर चीज को समझ लेना तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि याद की हुई चीज भूली जा सकती है, लेकिन समझी हुई चीज कभी भूल ही नहीं सकते हो। निकालो, नहीं निकलेगी। अपने घर का रास्ता भूल जाओ, भूल सकते हो क्या? लाख कोशिश कर लो, नहीं भूल पाओगे। हाँ, मेमोरी लॉस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं भूल पाओगे तुम लोग। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी। अब इनके बीच में कोष्ठक डाल दो, ये जगह बची है ना, इनके बीच में क्या कर दो? कोष्ठक डाल दो, देखो सूत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। अब x1 है ना, x है ना, तो इधर y लेकर आओ, ठीक है, लेकिन y यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि ये 1 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो आएगा। अब y2 के बाद में तुम्हें पता है y3 आता है, ठीक है। अब इस y3 को पहले ले आओ, y3, अब y2 और y3 तो कट गए, तो बच गया कौन? y1 बच गया, y1 को बैठाओ। अब जैसे y3 पहले आया, इसमें y3 बाद में आया, फिर इसमें पहले आ गया। अब इसमें y1 है, बाद में आया, तो इसमें पहले आया। अब सब कट गए, लेकिन एक y2 और बच गया भाई। y2 y3 से कट गया, y3 y1 से कट गया, लेकिन y1 का जोड़ा अभी तक y2 से नहीं मिला, तो ये y2 आ गया। ये लो सूत्र तैयार हो गया। बोलो, कोई याद करने की जरूरत पड़ी? कक्षा में कमजोर से कमजोर बच्चा इसको समझकर बैठ गया। क्यों राहुल, समझ में आ गई? कमजोर से कमजोर बच्चा इसको मतलब अच्छी तरीके से बिठा सकता है अपने दिमाग में। 1/2 ब्रैकेट x1 ढूंढो, इसमें x1 देखो 1, ये रहा x1 1। x1 क्या हो गया? 1 है, और y2 1 माइनस y3 2, हाँ, प्लस x2 है 0, और y3 देखो इसमें कितना है? 2। इसमें देखो लिस्ट में आप लोग देख रहे हो ना, तो 2 माइनस y1 है 0, y1 ये रहा, ठीक है, 0 प्लस x3 1, ये रहा देखो 1, और y1 है 0, y1 देखो 0, ये लो 0 लिख लिया, माइनस y2 है 1, तो ये लिख लिया हमने, एक ब्रैकेट बंद, बड़ा कोष्ठक बंद।
1/2 कोष्टक है 1 है। हाँ इसमें कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया ब्रैकेट के अंदर भाई, माइनस के 2 और 1, ये तुम्हें आता ही है, माइनस का 2 और 1, यानी सीधी सी बात है माइनस के जो रुपए होते हैं वो कर्जे के रुपए हैं, ये मान लो आप लोग। इनको देखो समझने का सबसे शॉर्ट ट्रिक और स्वीट तरीका यही है कि माइनस का मतलब तो एक तरीके का कर्जा हो गया, ठीक है, और प्लस का मतलब हो गया कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास खुद के पास पैसे हैं, जमा पैसे हैं। तो जनरली यही होता है कि जब हमारे पास पैसे जमा है तो हम पहले कर्जे को चुकाते हैं, ये तो सभी करते हैं, बेईमानों की अलग बात है, लेकिन ईमानदारों की तो बात यही है कि वो पहले कर्जे को सॉल्व मत करते हैं, मतलब समझे कि नहीं समझे। जनरली यही करते हैं, सभ्य समाज के जो लोग होते हैं वो यही करते हैं जनरली, है कि नहीं, क्या कहा मैंने, सभ्य समाज के लोग होते हैं जनरली यही करते हैं कि कर्जा है, जमा राशि को क्या करते हैं, कर्जे वाले को देते हैं ताकि वो कर्जा जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, ताकि हम लोग भविष्य में भी कभी जरूरत पड़े तो उस पैसे को वापस ले सके उनसे, अन्यथा एक बार व्यवहार खराब हो गया तो जीवन भर ही ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप लोगों को जो पैसे उधार देते हैं। तो विश्वास बनाए रखने के लिए हमें उनके पैसे क्या करने पड़ते हैं, टाइम पे देने पड़ते हैं, वो बात अलग है, यहाँ पर मैं अलग बात समझा रहा हूँ। माइनस का 2 और प्लस का 1, ये तो कर्जे 2 रुपए कर्जे के हो गए, ये पैसे हमारे पास जमा है, तो तुम्हें पता है कि सर 1 रुपया जमा करवाने के बावजूद भी 1 रुपया कर्जा का और बचेगा, 1 रुपया जमा करवाने के बाद भी 1 रुपया कर्जा का बचेगा, तो ये देखो माइनस के 1 उतर आ गए, ऐसे मतलब क्या करो आप लोग एकदम सही रहेगा, प्लस 0 और इधर माइनस तो 2 ही बच गए ये तो, और प्लस 1 और माइनस का 1 बड़ा कोष्टक है 1/2, हाँ गुणा करेंगे इनको, देखो इधर गुणा का निशान है, देख लो किसी ब्रैकेट और इस एक के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान है। अब ये प्लस का ये माइनस का गुणा होते हैं तो पहले निशान गुणा होता है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुणा करो तो 1, हाँ प्लस, अब 0 को 2 से गुणा करो तो तुम्हें पता है 0 ही आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 को गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो पहले जनरली निशान गुणा हो गया, प्लस माइनस माइनस और 1 1 में 1 और कोष्टक है बंद। चलते हैं आगे, 1/2, 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, माइनस का 1 और माइनस का 1 कोष्टक बंद, 1/2 और हाँ अब देखो ये भी कर्जा का 1 रुपया और ये भी कर्जा का 1 रुपया, तो सीधी सी बात है सर कर्जे के 2 रुपए हो गए, ठीक है। देखो ये कर्जा वाला और ये जमा वाली राशि से एकदम स्वीट तरीका हो गया, नियम वगैरह कुछ याद ही नहीं रखने पड़ते हैं। आजकल मैं छोटी क्लास वाले बच्चों को यही तरीका बताने लग गया, वो कहते हैं सर कोई नियम कुछ नियम नहीं बेटा, कर्जा और बस जमा राशि सीख जाओ, माइनस प्लस वाला झंझट ही समाप्त है, ठीक है। तो ये कर्जे के तो अभी तक माइनस के 2 कर्जे नहीं, कर्जा है 2 रुपए का, राइट, माइनस को हम लोग कर्जे की राशि नाम देते हैं, कर्जा है 2 का, क्योंकि ये 1 रुपया कर्जा का, 1 रुपया कर्जा का तो 2 रुपया कर्जा का बटे 1, अब गुणा में भाग में संख्या करती है 2 1 कम 2, इसमें दिया तो 1, अब ये माइनस का 1 उतर आएगा, इसका कितना आएगा माइनस का 1। अब तुम्हें पता है माइनस का 1 किसी का क्षेत्रफल नहीं हो सकता, हम कहते हैं कि भाई अशोक के 1 बीघा जमीन है, ये बात बैठती है क्यों दीपक, लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं आंसर है कि माइनस के 1 बीघा जमीन है, तो ये बात बैठेगी तुम्हारे दिमाग में, नहीं बैठेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे उस बात को कि जो मतलब क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता, वो धनात्मक होता है, तो हम लोग लिखेंगे इस माइनस को तो चेंज कर देंगे और लिखेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 1 वर्ग इकाई है, 1 वर्ग इकाई, इकाई का मतलब है सेमी आती है आपकी, किलोमीटर आ जाती है, समझ गए क्या। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, वर्ग लगता है जिसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ग लगता है, फिर बाद में जो भी इकाई हो ना वो आगे लिख दी जाती है, चाहे सेमी लिख दो, मीटर लिख दो, किलोमीटर लिख दो, समझ गए क्या आप लोग। तो ये किन किन का आया, सबका आया, तो मिटा दो फिर से। अब उसने आगे एक क्वेश्चन और पुट किया है, उसने कहा है कि इनका अनुपात भी कीजिए, किसका अनुपात करना है, हाँ उसने कहा है कि इस दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज ये पूरा का पूरा है कि नहीं है, बोलो पूरा का पूरा ये दिया हुआ त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का और ये उसके अंदर बना है जो उसका, उन दोनों का अनुपात कर रहा है। अब पहले किसको लिखा है, पहले ये समझने की जरूरत, देखो आप लोग लास्ट में बोला है, देखो प्रश्न में देखो आप 7.3 के अंदर है, देख रहे हो क्या, पेज नंबर 188 मिल गया,
इसमें देखो लिखा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर आगे लिखा है इस क्षेत्रफल का, अच्छा क्षेत्रफल किसका ज्ञात किया है, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसकी बात कर रहा है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिर जो ये लिखा है ना आगे इस क्षेत्रफल का, ये इस शब्द इसके लिए आया है, त्रिभुज DEF के लिए आया है इस शब्द, यानी इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये लाइन भी अंडरलाइन कर लो, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट बात है ये। अब देखो इसको समझाओ मैं, देखो समझ रहे हो क्या मेरी बात है। अब उसने कहा है कि इस त्रिभुज का, यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसके लिए ये इस शब्द इसके लिए आया है, इसका क्षेत्रफल अनुपात बनाना है हमें दिए हुए त्रिभुज। अब दिया हुआ त्रिभुज कौन सा है, ये वाला ABC। कई बच्चे तो ये नहीं समझ पाते कि सर इस त्रिभुज क्या है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इस शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, ये इसके लिए, क्योंकि हम लोग उससे पहले वाला सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो वो इसी की ओर इंगित करता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो तो ये DEF है, और दिए हुए, अब सर कोई बच्चे देखते हैं कि DA क्या हुआ है सर, दिए हुए त्रिभुज कौन सा है, दिए हुए ये है ABC, ये है, इन दोनों का अनुपात बनाना है। तो पहले किसका नाम लिया है, DEF, तो उसे पहले लिखेंगे, और बाद में किसका नाम लिया है, दिए हुए का, यानी त्रिभुज लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, ऐसे अनुपात बनेगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। उसने पहले जिसका अनुपात बनाते समय ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, मैंने क्या कहा, अनुपात बनाते समय ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पहले जिसका नाम बोले उसको लिखो, और बाद में जिसको बोले उसको लिखो, है ना। ये ऐसे नहीं कि बाद में जो बात बोली है उसको पहले लिख दो, और पहले जो बात बोली उसको बाद में लिख दो, नहीं तो अनुपात वो बदल जाएंगे दोनों। अब उसने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज के साथ कीजिए, तो पहले इसका नाम है और बाद में इसका नाम। समझ गए मेरी बात। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। चलो आइए, तो अब सबसे पहले इसका भी निकालना पड़ेगा कि अनुपात के लिए हमें इसका भी निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर, क्षेत्रफल ज्ञात करने पर। चलो आगे चलते हैं लोग, चले आगे, विद्या चल तो रही है क्या वीडियो। चलो आगे देखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो भाई दिए हुए त्रिभुज ABC का लिख लो x1, पहली बिंदु इसको मान ले, दूसरी इसको मान ले, तीसरी इसको मान ले, समझ रहे हो क्या। तो ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया 0 3, ठीक है, ये लो आपका, ठीक है। अब आगे चलो, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पहले DEF का निकाल चुका था, अब निकालूंगा मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समझ रहे हो क्या, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आता है, सूत्र वही रहेगा, चाहे ABC का निकालो चाहे, वो तो एक ही बात है। हाँ, बराबर की जगह बराबर है, x1 है 0, ब्रैकेट y2 देखो 1 माइनस y3 3 है, कोष्टक बंद, प्लस x2 क्या है 2 है, ब्रैकेट y3 3 माइनस y1 है माइनस का 1। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, y1 तो है माइनस का 1, और माइनस ये वाला, ये माइनस तो है ये सूत्र का माइनस, और ये जो माइनस है वो है y1 का। बच्चे यहाँ पर 100% गलती करते हैं, वो क्या कर देते हैं, एक ही लिख देते हैं, एक माइनस ही लिखते हैं, जबकि उन्हें यहाँ पर 2 माइनस लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो माइनस है हमारा सूत्र का माइनस, और ये सूत्र है हमारा, ये माइनस का एक y1 का मान है, ठीक है, प्लस x3 देखो यहाँ पर 0, हाँ y1 माइनस का 1 माइनस y2 देखो 1, और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक है बंद, सही लिखा है ना यहाँ पर। तो 1/2 ब्रैकेट
हाँ 0 तुम्हें पता है वही माइनस का 3 और प्लस का 1 मैंने कहा था ये तो गया कर्जा का 3 ये हो गया जमा पैसा तो अभी भी कर्जे के हैं 2 रुपए देखो बोलो माइनस प्लस वाले झंझट ही समाप्त कर दी मैंने। और सबसे बड़ी समस्या थी दीपक ये तेरे लिए देख साफ हो गया ना काम तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 ठीक है और 2 3 माइनस माइनस प्लस के एक कोष्टक बंद है और प्लस 0 माइनस का 1 माइनस के 2 ठीक है। हाँ रोगन आ जाएगी तेरी भी आवाज 1/2 कोष्टक है गुणा करो तो 0 प्लस ये तो 3 और 1 4 हो गए 4 को 2 से गुणा करो प्लस 0 ही हुआ क्योंकि 0 किसी से भी गुणा हो 0 ही गुणा देता है सबको चाहे कितना ही बड़ी संख्या आ जाए उसको अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो 1/2 तुम्हें पता है कितना है 8/1 2 कम 2 इसमें दिया 4 इसी बात है 4 हमारे इकाई होगा इकाई की जगह मात्रक भी लिख सकते हो आप लोग समझ गए क्या आप लोग। अब चलो उसने कहा है आगे की स्टेप में यहाँ पर ही बता रहा हूँ आप लोगों को देख रहे हो क्या उसने कहा अनुपात बनाइए और अनुपात वाली बात मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को। तो त्रिभुज DEF अनुपात है त्रिभुज ऐसे ही बोला था उसने। चलो DEF का क्षेत्रफल तो हो गया 1 अनुपात 4 अर्थात 1/4 होता है इसका आंसर सही है क्या ऐसे क्या आ गई बात समझ में सबको आ गई क्या